आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के अंतर्गत आज जो हमारा जनरल साइंस का टॉपिक है वो है ऊतक टिश्यू। तो आज हम इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हम देखेंगे ऊतक में। फिर हम देखते हैं निम्नलिखित पर विचार कीजिए। आपको इनमें से विचार करना है, जिसमें आपको दे रखा है नंबर 1 पर रक्त, दूसरा पेशी और तीसरा फ्लोएम। उपयुक्त में से कौन सा ऊतक का उदाहरण है? आपको ये बताना है इनमें से ऊतक का कौन सा उदाहरण सही है, मतलब ये तीनों में ऊतक कौन है। ऑप्शन 1 मतलब रक्त, या 2 और 3, 2 3 मतलब पेशी और फ्लैम, 3 फ्लैम, या 1 2 3, या मतलब ये उपरोक्त सभी। क्या ये सभी हमारे ऊतक के उदाहरण हैं? तो देखिएगा, हम इसको समझते हैं। दरअसल जो ऊतक होते हैं वो ऊतक होता है जो कोशिकाओं का जो निर्माण, सेल्स जो होती है हमारी कोशिकाएं, और कोशिकाओं का समूह, कोशिकाओं का जो समूह होता है, ग्रुप जो होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? ऊतक बोलते हैं। अब ये कोशिकाओं के जो समूह होते हैं, मनुष्य में जो हमारे ऊतक होते हैं वो होते हैं रक्त और पेशी के रूप में। रक्त तथा पेशी जो है वो हमारे मनुष्य के ऊतक में आते हैं। और यदि हम पौधों के ऊतक की बात करें, पौधों के ऊतक में हमारे आता है फ्लोएम। फ्लोएम। तो देखिए, जो हमारे शरीर के अंतर्गत कोशिकाएं होती है, एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय, है ना? कोशिकाओं का जो समूह होता है उस समूह को हम क्या बोलते हैं? ऊतक। और ऊतक के अंतर्गत रक्त भी आता है, पेशियां भी आती है और फ्लोएम। अब जो ये फ्लोएम है वो तो पौधे का ऊतक है, और मनुष्य का जो ऊतक है, मनुष्य में जो ऊतक होते हैं वो रक्त और पेशी के रूप में होते हैं। तो इस आधार पर इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऊतक के एग्जाम्पल क्या रहेंगे? रक्त भी ऊतक का एग्जाम्पल है, पेशी भी ऊतक का एग्जाम्पल है, और फ्लोएम भी ऊतक का है। ये रक्त और जो पेशी ऊतक है वो तो मनुष्य ऊतक के अंतर्गत आते हैं, और फ्लोएम जो है वो पौधे के अंतर्गत आते हैं। तो इस आधार पर इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। उपर्युक्त सभी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ठीक है। तो अगर जो कोशिकाओं के जो समूह होते हैं उनको हम ऊतक कहते हैं, और मनुष्य ऊतक पूछे तो रक्त और पेशी, और पौधे का ऊतक अगर बात करें तो फ्लोएम क्या है? पौधे का एक ऊतक का प्रकार है। तो ये ऊतक के आपके क्या हो गए? उदाहरण हो गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कोशिका के कार्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोशिका के जो कार्य होते हैं उन कार्य के संदर्भ में दो कथन हमको दे रखे हैं। पहला कथन दे रखा है, एक कोशिक जीवों में सभी मौलिक कार्य एक ही कोशिका के द्वारा किए जाते हैं। मतलब एक कोश के जो जितने भी सभी मौलिक कार्य होते हैं वो एक ही कोशिका के द्वारा किए जाते हैं। क्या ये कथन सही है? दूसरा कथन है, बहुकोश के जो जीव होते हैं उनमें कोशिकाएं श्रम विभाजन के सिद्धांत पर कार्य करती है। किसके सिद्धांत पर कार्य करती है? श्रम विभाजन के सिद्धांत पर कार्य करती है। क्या ये बात सही है? उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? तो यहाँ अगर हम बात करें कोशिका के संदर्भ में कार्य की,
तो कोशिका के संदर्भ में कार्य की अगर जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर ये दोनों ही कार्य सही है। एक कोशिकीय जीवों में सभी मौलिक जो कार्य होते हैं वो एक ही कोशिका के द्वारा किए जाते हैं, और बहुकोशिकीय जीवों में जो कोशिकाएं हैं श्रम विभाजन के सिद्धांत पर कार्य करती है। यहाँ पर दोनों ही कथन यहाँ पर सही है, तो आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। इस प्रश्न का आंसर रहेगा आपका सी। अब इसको हम आगे समझ लेते हैं कि कोशिका के संदर्भ में जो कार्य है वो क्या है। आपके जो एक कोशिकीय जीव है वो मौलिक कार्य के एक कोशिका के द्वारा ही किए जाते हैं। भाई दो आपके एक तो होते एक कोश और एक होते हैं आपके बहुकोशिकीय। अब जो एक कोशिकीय जीव है, जो आपके एक कोशिकीय जीव है उसमें जो मौलिक कार्य है, सभी मौलिक कार्य, सभी मौलिक कार्य। अब मौलिक कार्य का मतलब जैसे गति हो गई, भोजन हो गया, श्वसन हो गया, उत्सर्जन हो गया, ये सभी क्या होते हैं, जीव के मौलिक कार्य होते हैं। ये सभी मौलिक कार्य एक ही कोशिका के द्वारा संपन्न किए जाते हैं, एक ही सेल के द्वारा संपन्न किए जाते हैं। जीव में एग्जाम्पल की अगर बात करें तो एग्जाम्पल में आता है आपके अमीबा। अमीबा जो है वो आपका एक कोशिकीय जीव है। अब इसमें जो इसके मौलिक कार्य है, जैसे अमीबा की गति, जैसे श्वसन, भोजन या उत्सर्जन, ये सभी जीवों के मौलिक कार्य होते हैं। तो ये सभी जो कार्य है वो एक ही कोशिका के द्वारा संपन्न होते हैं। तो इसका मतलब पहला कथन सही है। और ये एक कोशिकीय जीव का एग्जाम्पल भी आपको याद रखना है, अमीबा। अब बात आती है बहुकोशिकीय जीव की। तो बहुकोशिकीय जीवों में क्या होती है, लाखों कोशिकाएं, लाखों कोशिकाएं जो होती हैं उन कोशिकाओं का समूह होता है। लाखों कोशिकाएं आपस में समूह के रूप में रहती है और ये श्रम विभाजन का कार्य करती है। इनमें से जो अधिकांश कोशिकाएं कार्य करने में सक्षम होती है तो ये समूह के रूप में कार्य करती है, सिंगल रूप में कार्य नहीं करती। जैसे इसके अंतर्गत एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, जैसे एक कोशिकीय जीव के उदाहरण में तो आ गया आपका अमीबा। बहुकोशिकीय में अगर हम बात करें तो मनुष्य, और मनुष्य में अभी हमने पहले क्वेश्चन में देखा था रक्त और पेशी। और पौधों में था फ्लोएम। पौधों में क्या होता है, पेशी ऊतक के, और पौधों में फ्लोएम ऊतक का उदाहरण हो गया। और ये मनुष्य और पौधे में ये बहुकोशिकाएं जो होती है वो लाखों कोशिकाएं मिलकर के एक समूह का निर्माण करती है, समूह के रूप में विशिष्ट कार्य को संपन्न करती है, और इन्हीं में श्रम विभाजन की क्रिया संपन्न होती है। तो इस आधार पर यदि हम बात करें, ये जो आपका क्वेश्चन था उसमें देखो फर्स्ट में एक कोश जीवों में सभी मौलिक कार्य एक ही कोशिका के द्वारा किए जाते हैं, एकदम सही है। और इसका एग्जाम्पल है अमीबा। तो अमीबा में जो भोजन है, श्वसन है, उत्सर्जन है, वो सभी कार्य, मौलिक जो कार्य हैं वो एक ही कोशिका के द्वारा संपन्न होते हैं। और बहुकोशिकीय कोशिकाओं में क्या होता है, श्रम विभाजन का जो कार्य होता है वो किसके सिद्धांत पर होता है, श्रम विभाजन के। तो आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा अगला। पादप ऊतकों का कथन दे रखा है कि कोशिकाओं में वृहद रसधानियां उपस्थित होती है।
अब ये ऊतकों को दो भागों में बांटा गया था। तो इसमें से ये जो ऊतक है आपके, इसमें वृद्धि या विभोजतक ऊतक होता है एक तो, और एक होता है अस्थायी ऊतक। इसको अपन थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो, पादप जो होता है, इस पादप के ऊतकों में विभाजन की क्षमता, इसकी क्षमता, विभाजन की क्षमता के आधार पर इनको दो भागों में बांटा गया है, पौधों के ऊतकों को। और दो भाग में, एक तो है आपका कौन सा, वृद्धि भी बोलते हैं इसको, और एक नाम और है इसका विभोज्योतक। और दूसरा जो है वो है आपका स्थायी ऊतक। स्थायी ऊतक। तो पादप जो ऊतक है, उनको विभाजन क्षमता के आधार पर कितने भागों में बांटा है, दो भागों में। एक तो हो गया वृद्धि, या इसी का नाम है विभोज्योतक, और दूसरा हो गया आपका स्थायी ऊतक। दूसरा कौन सा हो गया, स्थायी ऊतक। अब सबसे पहले अगर हम बात करें, तो जो वृद्धि की क्षमता रखते हैं, उन्हीं को हम वृद्धि या विभोज्योतक कहते हैं। इसकी उपस्थिति वाले क्षेत्रों के आधार पर इनको तीन भागों में बांटा है। एक तो है शीर्षस्थ, एक तो कौन सा है, शीर्षस्थ। दूसरा पार्श्वीय, और तीसरा है अंतर्विष्ट। अंतर्विष्ट। देखो, पौधे की जो शीर्ष वृद्धि होती है, वो तो शीर्ष विभोज्योतक के कारण होती है। और जो पौधे के पार्श्व में वृद्धि होती है, ये पार्श्व वृद्धि जो होती है वो पार्श्वीय विभोज्योतक होता है, और जो आंतरिक वृद्धि होती है वो अंतर्विष्ट के अंतर्गत होती है। तो इन ऊतकों की कोशिकाएं क्या होती है, अत्यधिक क्रियाशील होती है। उनके पास बहुत अधिक कोशिका द्रव, पतली कोशिका भित्ति और स्पष्ट केंद्रक होता है। लेकिन इनके पास इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो आपके विभोज्यतक होते हैं, इनके पास रसधानी नहीं होती है। क्या नहीं होती है, रसधानी अनुपस्थित होती है। अनुपस्थित। इम्पोर्टेंट लाइन है। वृद्धि या विभोज्यतक जो पादप ऊतक का प्रकार है, उसमें किसकी अनुपस्थिति पाई जाती है, तो रसधानी की अनुपस्थिति होती है। इसके अंतर्गत रसधानी नहीं पाई जाती। विभोजतक की वृद्धि और परिपक्वता के साथ गुणों में भी क्या होता है, परिवर्तन होता है, और विभाजित होने की ये शक्ति को क्या कर देते हैं, खो देते हैं। जिसके फलस्वरूप ये क्या करते हैं, स्थायी ऊतक का निर्माण कर लेते हैं। अब इस आधार पर इस क्वेश्चन को देखिए, जो दो आपको कथन दे रखे हैं कि वृद्धि या विभोजित की कोशिकाओं में वृद्ध रसधानियां उपस्थित होती है, भाई उपस्थित होती है क्या, नहीं होती है। तो ये कथन तो सही नहीं है। दूसरा, विभोजितक के विभाजन की शक्ति खो जाने पर वे स्थायी ऊतकों में परिवर्तित हो जाती है। तो बात सही है। जब विभोजतक विभाजन की शक्ति को खो देता है, तो खो देने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्थायी ऊतक में परिवर्तित हो जाता है। तो ये दूसरा कथन सही है, जबकि पहला कथन क्या है, गलत। तो इस आधार पर इस प्रश्न का सही आंसर जो रहेगा, वो रहेगा आपका बी ऑप्शन, केवल नंबर 2। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। तो तीसरे क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए चौथे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पौधों के तनों की परिधि, तनों की परिधि में निम्नलिखित में से किसके कारण होती है। जो पौधे का तना होता है, ये जैसे पौधे का तना है, तो इसकी परिधि में वृद्धि कौन सा विभोज्यतक है जिसके कारण होता है। तो एक तो होता है आपका शीर्ष, एक होता है आपका पार्श्व विभोज्यतक, एक होता है आपका अंतर्विष्ट विभोज्यतक। तीन प्रकार बताए थे आपको। अब ये जो विभोज्यतक को तीन भागों में बांटा गया है,
वृद्धि की क्षमता के आधार पर। कौन कौन से? शीर्षस्थ, पार्श्व और अंतर्विष्ट। तो यहाँ तने की परिधि की वृद्धि की बात की है, और तने की, अगर हम परिधि की वृद्धि की बात करें तो कौन सा ऊतक रहेगा आपका? पार्श्व विभेजक, जिसका एक नाम और है कैम्बियम। क्या नाम है? कैम्बियम। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। देखो, शीर्षस्थ विभेजक तो शीर्ष की वृद्धि करता है, और पार्श्व विभेजक या कैम्बियम जो होता है वो परिधि की वृद्धि का कार्य करता है। इसको और समझ लेते हैं। देखिए, एक तो है आपका जो पैरोय होता है उसका शीर्ष, तो शीर्षस्थ विभेजक हो गया। और शीर्षस्थ विभेजक जड़ और तनों की वृद्धि वाले भाग में उपस्थित होता है। ये कहाँ उपस्थित होता है? जड़ और तने की जहाँ वृद्धि होती है। भाई, तने की वृद्धि जो होती है वो प्रारंभ में होती है, शीर्ष भाग में, और जड़ की वृद्धि भी उसके शीर्ष भाग में होती है, इसलिए इसको बोलते हैं शीर्षस्थ विभेजक। दूसरा पार्श्व है, और जो पार्श्व विभेजक है वो तने की परिधि और मूल में वृद्धि करता है, जिसको अपन कैम्बियम भी बोलते हैं। एक नाम और याद रखना है इसका, कैम्बियम। दूसरा नाम क्या है इसका? कैम्बियम। जो तने की परिधि में वृद्धि का काम करता है, और मूल में वृद्धि का, मूल में भी क्या करता है? वृद्धि का काम करता है। मतलब ये जो तने में जो पार्श्व श्रृंखलाएं निकलती है और जड़ के अंतर्गत जो पार्श्व निकलती है, ये कौन सा ऊतक है? पार्श्व विभेजक का कार्य है, जिसी को हम कैम्बियम के नाम से भी जानते हैं। और तीसरा होता है आपका अंतर्विष्ट। तीसरा कौन सा है? अंतर्विष्ट। और अंतर्विष्ट विभेजक पत्तियों के आधार पर होता है। ये कहाँ होता है? पत्तियों के आधार पर। और टहनी के पर्व, जो आपका टहनी होती है जैसे गन्ने में, तो ये इस जगह जो ये जॉइंट पॉइंट होता है इसको बोलते हैं हम पर्व। तो ये दोनों पर उपस्थित होता है। तो देखो, प्रेरोय मतलब शीर्ष और जड़ भाग, उस पर तो कौन सा रहेगा? शीर्षस्थ विभेजक। तने की परिधि और मूल में वृद्धि कौन सा रहेगा? कैम्बियम या पार्श्व। और अंतर्विष्ट पत्तियों के आधार पर और पर्व पर ये अंतर्विष्ट विभेजक उपस्थित होता है। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया। पौधों के तनों की वृद्धि निम्नलिखित में से किसके कारण होगी? तो आंसर हो जाएगा आपका पार्श्व। चलिएगा क्वेश्चन। ऊतकों के संदर्भ में कई ऊतक एक ही प्रकार, या ये एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के मिलने से होता है। तो यहाँ दोनों ही सही है। सरल है। इनको दो भागों में बांटा है। एक, इसमें सभी कोशिकाएं कैसी होती है? एक ही प्रकार की, एक प्रकार की कोशिकाएं। कौन सी? एक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के ये बनते हैं आपके।
कौन से वाले? सरल। और जटिल जो होते हैं वो बनते हैं आपके एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के। एक, ये बनते हैं आपके एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के इनका निर्माण होता है। तो इस आधार पर इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी, एक और दो, दोनों ही यहाँ पर कथन एकदम सही है।